नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने से बिपरजॉय हुआ कमजोर। अब तक 22 लोग हुए जख्मी। तटीय इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने से हुआ है बड़ा नुकसान। भगवान श्री राम लल्ला की नगरी अयोध्या विश्व की बनेगी सर्वोत्तम नगरी। अयोध्या में विकास कार्यों में दिख रही है तेजी। 21 लाख दीपों के प्रज्वलन के साथ राम लल्ला होंगे स्थापित। मॉडल प्रिजन एक्ट के माध्यम से सुधरेगी कारागारों की तस्वीर। कैदियों को स्थापित करने के लिए भी किया गया है प्रबंध। प्रौद्योगिकी के माध्यम से रखी जाएगी जेलों पर नजर। और पूरे प्रदेश में 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर। गांव से लेकर मुख्यालय तक योग प्रशिक्षण लोगों तक कर रहे हैं प्रशिक्षित। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कमजोर पड़ने की खबर है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 22 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तेज हवाओं से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे भी गिरने की घटनाएं भी सामने आई। तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन पोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई है। इससे पहले गुजरात तट से 17 मई 2021 में टाक्टी तूफान टकराया था। अरब सागर में उठा बिपरजॉय इस साल का पहला तूफान है। बिपरजॉय अरब सागर का सबसे लंबा तूफान भी बन चुका है। इसकी लाइफ 10 दिन 12 घंटे की है। इससे पहले 2019 में आए केआर की लाइफ 9 दिन 15 घंटे की थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम प्रगति पर है और जनवरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे जैसे राम मंदिर का कार्य आगे बढ़ रहा है, अयोध्या नगरी के विकास कार्य भी गति पकड़ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार का लक्ष्य है अयोध्या बने दुनिया की सबसे सुंदर नगरी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही महीनों में मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या पहुंचे तो गुरुवार को भरतकुंड में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की। अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। योगी ने कहा कि अयोध्या में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। योगी के मुताबिक अयोध्या बढ़िया बन चुकी है। ये नई अयोध्या है। हम अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहाँ सारा स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा। जो यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा।
इससे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने अयोध्या दौरे में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन व आरती की। रामलला के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। ट्रस्ट व निर्माण एजेंसी से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में कार्यरत श्रमिकों से भी हालचाल पूछा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में बन रहे 3 फ्लाईओवर और गोमती नगर स्टेशन की प्रगति की वो समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री नदवा कॉलेज जाएंगे और वहां के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मनकामेश्वर मंदिर में तथा हनुमान मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। लखनऊ के विकास का जो मॉडल उन्होंने विकसित किया है वो योजना अनुसार आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। काम समय से पूर्ण हो इसके लिए भी रक्षा मंत्री अधिकारियों और कंपनियों को निर्देशित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कल मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें कैसे कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाए इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई गई। मॉडल प्रिजन एक्ट कैदियों सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस एक्ट में कैदियों में कैसे सुधार लाया जाए और कैसे उनका पुनर्वास किया जाए इस पर कार्य किया गया है। कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हाई सिक्योरिटी बंदियों की सुरक्षा, ड्रोन कैमरे, वीडियो वॉल और इंटीग्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम से इस पर निगाह रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का लेखा जोखा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बहराइच में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों, कमजोरों के लिए बड़ा काम किया है। भाजपा ने प्रदेश में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। जनता के लिए किए गए काम और संगठन के भरोसे ये जीत हम सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में अगर सबसे अच्छे राजनीतिक परिणाम आए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं इस बार, तो पहले चरण में आए। पहले चरण में जो जिले थे उसमें शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, ये 58 सीटें थी। कितनी सीटें थी? बीजेपी 46 सीटें जीती। तो उत्तर प्रदेश सहित देश के सब भागों में मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जनता का विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर और काम के आधार पर हम लोग तय किया हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर रामपुर में रेखा अरुण वर्मा सांसद ने कहा कि देश और प्रदेश में व्यापार ने गति पकड़ी है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के उद्योगपति एवं व्यापारी निर्भीकता के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं। उन्हें फिरौती, जबरन धन वसूली और नाजायज प्रशासनिक दबाव से मुक्ति मिली है। इसका प्रभाव निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए किए गए प्रयास बता रहे हैं। लोगों को योजनाओं का सही लाभ मिल रहा है। बैंकों ने लोगों के लिए अपने द्वार खोल रखे हैं जिससे प्रगति होती दिख रही है। हमारे भगवान राम होते हैं, हमारे भगवान कृष्ण होते हैं, हमारी माता दुर्गा होती है, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और इस आस्था का विषय था राम मंदिर और ये हम बराबर मांग कर रहे थे, लेकिन जो भी दल रहे उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकारा नहीं। लेकिन 60 सालों पे राज करके हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 14 में सरकार बनाई तो 370 धारा भी हटाई और 3 तलाक जैसा विषय जो बहुत गंभीर था, जो लोग कहते थे कि नहीं इसको करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने उस पर भी काम किया और अपनी जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं उनको भी एक जीवन दान देने का काम किया। मेरा सिर्फ आग्रह आपसे ये है कि उस पीढ़ी को, उस बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है
कि देश में 2014 के बाद क्या बदलाव हुआ है और 2014 से पहले क्या था। 2014 से पहले जब किसी देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था, खासतौर से भारत का प्रधानमंत्री जाता था, तो उसकी क्या इज्जत होती थी। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के रूप में जब विदेश में जाते हैं तो क्या होता है, क्या इज्जत होती है। उस बालक को तो सब ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो उनके कोई दूसरा देश का प्रधानमंत्री पैर छूता है, कोई देश का राष्ट्रपति अपनी डायरी में उनके ऑटोग्राफ लिखने का काम करता है और कहता है यू आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष केंद्र सरकार के पूर्ण होने पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता कर मेरठ में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये 9 वर्ष सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने उन्हें वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में समस्याओं का समाधान खोजती है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने में सरकार को सफलता मिली है। देने वाला नहीं, हम देने वाले देश की स्थिति में है। G20 की अध्यक्षता ये हमारी लीडरशिप को दिखाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मैं बात करूं, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज आज नेक की ग्रेडिंग में आगे आ रही हैं। आज NEP के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नई नई नीतियों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यानी मैं कह सकता हूं कि आज सामाजिक स्तर पर हम लोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के रूप में, यानी हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन सब विषयों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। कानपुर देहात में रनिया से विधायक राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की उपलब्धियों को प्रेस में गिनाया। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के गांव से लेकर शहर तक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सुशासन, विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में देश सबकी आशा और विश्वास केंद्र बना है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत आगे बढ़ा है। डिजिटल क्रांति, गरीब कल्याण, कोविड प्रबंधन और आधारभूत ढांचे में विकास के लिए ये 9 वर्ष कारगर साबित हुए हैं। डिजिटल पेमेंट को शुरू किया गया। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास जो बने हैं और एक मिशन था कि हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारा गरीब है तो बिना छत के नहीं रहेगा, इसको आगे चलाया जा रहा है। चाहे वो कोविड प्रबंधन की बात हो, चाहे इंफ्रा विकास की बात हो, आधारभूत संरचना के विकास की बात हो, बीते 9 वर्षों में देश के लगभग सभी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। मार्क्स ट्वेन ने कहा था कि काशी शहर जो है वो इतिहास से भी पुराना है। हर सभ्यता में इसका जिक्र हुआ है। तो दूरदर्शन आपको आसमान से दिखा रहा है कि जो बदलती हुई काशी है, क्या कहती है विकास की गाथा काशी करी पिछले 9 सालों में। आज शाम 7:30 बजे DDUP। 21 तारीख को होने वाले योग दिवस को लेकर होने वाली तैयारियां पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं। जनपद बलरामपुर में योग के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए पार्क, स्टेडियम समेत कई स्थलों पर योगा शिविर चलाए जा रहे हैं। हर घर आंगन योग की थीम पर प्रत्येक व्यक्ति को योग से जोड़ने की मुहिम चल रही है। वहीं अलीगढ़ में भी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। जनपद में कार्यरत सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर योग के सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सेमिनार होंगे, योग प्रतियोगिताएं होंगी जो कि 11 बजे से हुआ करेंगी। सुबह 6 से 8 हमारा योग चलेगा। विपरीत परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, शारीरिक और मानसिक हर तरह की स्थितियों को ठीक करने के लिए योग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास, जो कि हमारे सभी मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही आवश्यक, उसका प्रशिक्षण हम यहाँ प्राप्त करते हैं।
हम लोग जो है बराबर यहाँ अभ्यास करते हैं। यहाँ शहर के जो है सम्मानित बुजुर्ग लोग और युवा लोग सब लोग रहते हैं और हम यही अपील करते हैं बलरामपुर के सभी लोगों से कि सब लोग अपने जीवन में 1 घंटा जो है प्रतिदिन योग के लिए दें और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अपने जो है समाज में ये संदेश जो है जहाँ तक फैला पाएँ वहाँ तक फैलाएं, सबको इसका जो है लाभ मिले। बौद्धिक संपदा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक संपदा की आवश्यकता होती है। हमारे योग साधना से हमारी शारीरिक व मानसिक विकास होता है। जो सदियों से सुषुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ था उसके व्यवहारिक रूप देने में जो योगदान हमारे देश का मोदी जी का है। मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनको एक एक लोगों को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो 21 जून है उस पर हम लोग धूमधाम से योग दिवस मना सकें और लोगों तक योग के बारे में अच्छी जानकारी दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए हर घर आंगन योग थीम पर योग सप्ताह मनाया जा रहा है। लोग योग आसन का अभ्यास कर रहे हैं और योग प्रशिक्षक लोगों को योग से होने वाले फायदे की जानकारी दे रहे हैं। योग करने से लोग स्वस्थ रहते हैं और दवाओं का उपयोग जीवन में समाप्त हो जाता है। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को योग से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। 15 से 21 तक शासन के निर्देश पर योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर योग और हर आंगन योग की एक थीम है। तो आज उसी के क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख को यहाँ कोठी तालाब जो नवनिर्मित पार्क है उसी के प्रांगण में हम लोगों ने इसकी योग सप्ताह की शुरुआत की है और इसका समापन जो 21 तारीख को होगा वो भव्य कार्यक्रम में CIC प्रांगण में होगा। योग का जीवन में बहुत महत्व है। योग पूरा जीवन है, योग जीवन शैली है। हम उठते हैं, श्वास लेते हैं, योग शुरू हो जाता है और लास्ट तक योग ही चलता है। आजकल इतने प्रदूषित वातावरण में इतने विभिन्न प्रकार की परेशानियों की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। योग उसको ठीक करने का बहुत बड़ा माध्यम है। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है वो हमेशा ऊर्जावान रहता है, चैतन्य रहता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अलीगढ़ में गेहूं और आलू की पारंपरिक खेती से किसान उबर रहे हैं। ये किसान चकोरी की खेती कर रहे हैं। ये चकोरा का पाउडर काफ़ी यूज़ में आता है। इसका इस्तेमाल दवा, चॉकलेट और टॉफ़ी में भी किया जाता है। दिखने में ये मूली और शकरकंद जैसी दिखती है। कलर भी मटमैला होता है। बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिल रहा है और 1 बीघे में 40 से 50 कुंटल पैदावार संभव है। इसको अप्रैल-मई में प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। इसमें युवा किसान और महिलाओं को भी काम मिलता है। ये खेती हजारों बीघे में जनपद में की जा रही है। दुनिया में इसकी काफी मांग है। यहाँ से व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी भेजा जाता है। फार्मिंग जो फर्म्स हैं जो उसको इसका जो रूट होता है वो कॉफ़ी में कलर और उसके स्वाद के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कराती है। वो हर साल अपना रेट तय करती हैं कि कितने में हम उनको सीड प्रोवाइड कराते हुए लास्ट में पर कुंटल कितना खरीदेंगे। तो लाभ है, अभी किसान कर रहे हैं। इसको लगभग एक 20,000 रुपये बीघे के आसपास लाभ मिल जाता है किसान को। जनपद फतेहपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाली गर्भवती महिलाओं को अब निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा का लाभ मिल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थी महिला को ई-वाउचर और QR कोड दिया जाता है। ये QR कोड अल्ट्रासाउंड सेंटर में स्कैन करते ही 255 रुपए की राशि चिकित्सा केंद्र के खाते में पहुंच जाएगी। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड तुरंत निःशुल्क हो जाएगा। अभी तक जो गर्भवती महिलाएं निजी सेंटर में महंगी फीस देकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर थी, प्रसव के समय होने वाली परेशानी से बचाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। अब सरकार ने जो नए योजना के तहत
ई रूपी वाउचर के माध्यम से प्राइवेट इम्पैनल्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर को चिन्हित किया है, जिसमें कि महिला के मोबाइल पर ई रूपी वाउचर का एक कोड आ जाता है। इसके पश्चात वो महिला जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर, हमारे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जनपद में, वहाँ पर जाकर वो निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्राप्त कर सकती है। पहले हम लोग प्राइवेट में जैसे करवाते थे तो उसमें 900 रुपये लाभार्थी का लगता था। अब ये प्राइवेट है, इसमें सरकार की सुविधा है, तो इसमें 900 रुपये बच रहा है लाभार्थी का, और फिर जांचें भी हो रही हैं। लाभार्थी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। पहले हम प्राइवेट में करवाए थे तो वहाँ हमारे 900 रुपये लगे थे। अब हम यहाँ प्राइवेट में करवाए तो सरकार फ्री योजना दे रही, तो यहाँ पैसा वैसा नहीं लगा हमारे। वाराणसी के अस्पतालों में बढ़ती गर्मी के कारण बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। वाराणसी का पारा 44 डिग्री पहुंच रहा है, जिसके कारण गर्मी से होने वाली बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपेक्षा की है कि आवश्यक हो तभी यात्रा के लिए बाहर निकले। अधिकतर काम सुबह या शाम को करें और दोपहर की तेज धूप से बचें। सर पर कपड़ा रखें और अधिक से अधिक पानी पिएं, जिससे गर्मी से बचाव हो सके। पछुआ हवाएं चल रही हैं तो जो एक लू के लिए पूरा आदर्श माहौल है, और उसकी वजह से तमाम लोग जो है बीमार हो रहे हैं। लेकिन अभी सीधे हीट स्ट्रोक जिनको जिस तरह से हम डायग्नोज करते हैं उस तरह के केसेस नहीं हैं, लेकिन तमाम और मिलते जुलते सिम्टम के सर दर्द होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, पतली लैट्रिन होना, बुखार होना, इस तरह के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और उनका यहाँ इलाज किया जा रहा है। और उनके इलाज के लिए सारी जो चीज़ें, जो भी दवाएं और मशीनें चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध हैं। हम लोग इलाज कर रहे हैं। जहाँ तक बात बचाव की रही गर्मी से बचने की, तो अधिकतर जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर से दिन में। और जब भी बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहन के निकलें, अधिक से अधिक अपने शरीर को ढक करके और भर पेट पानी पी करके, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक है वो गर्मी में अगर कोई जो है कम जिसके शरीर में पानी है वो अगर निकल के बाहर आ जाता है तो उसको फिर हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। खाने पाने में क्या ख्याल है? खाने में जो है हमेशा ताज़ी और तुरंत बनी हुई, घर के अंदर बनी हुई चीज़ें ही खाएं। बहुत घी, तेल, मसाले वाली चीज़ें, बाज़ार में खुले में बिकने वाली चीज़ें, बासी चीज़ें ना खाएं। आपदा से निपटने के लिए लोगों को ललितपुर में एनडीआरएफ की टीम प्रशिक्षण दे रही है। लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि आपदा तो उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम ने जलाशयों और बांधों की अधिकता वाले ललितपुर के लोगों को आपदा के समय डूबने से कैसे बचाव करें और दुर्घटनाओं को कम करें, उसको लेकर प्रशिक्षित किया। बजाज के पावर प्लांट के कर्मचारियों को भी आपदा स्थिति में बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार का यही प्रयास है, जो हमारी एनडीएमए की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो भी आम नागरिक है उनको जो डिजास्टर है उसके बारे में बताना कि किस तरह के डिजास्टर होते हैं, यदि डिजास्टर आते हैं तो उनसे हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, डिजास्टर की सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाना है, अपने जो कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, परिवार वाले हैं, उनको कैसे बचाना है, इसी बारे के सबके बारे में सर जानकारी अवेयर करते हैं। सर हम जो हमारे यहाँ लोकल लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो हमारे पास जो उपस्थित संसाधन होते हैं उससे हम यदि बाढ़ आ जाए या कोई अन्य आपदा आ जाए तो उससे कैसे निपट सकते हैं और जो जोखिम है उसको न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है।
मथुरा जिले के महावन तहसील के कस्बों और गांव-गांव में स्वनिधि वेंडर्स योजना से ठेला खोमचे वालों को 10-10 हजार रुपए का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक आकांक्षा भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कोरोना काल में लॉकडाउन होने से रेहड़ी पटरी वाले और खोमचे वाले बेरोजगार हो गए थे। केंद्र सरकार ने उन्हें रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपए का मुहैया ऋण कराया। जहां सरकार ने रोजगार करने का स्थायी ठिकाना वेंडिंग जोन भी आवंटित किया है। अब ठेला खोमचे वालों के रोजगार मिलने से लोगों में खुशी है। हमको 10,000 रुपये ढकेल लगाने के लिए भी दिए, उससे हमको बहुत मदद मिली। और अब सरकार ने हमको जो है नए सिरे से एक ऐसी जगह दे दी है, उसकी व्यवस्था फड़ दे दिया है, उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है। चाय बनाते हैं, गुटखा बीड़ी की ठेल है, उसके लिए हमने ये पैसा लिया। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी ऐसी योजना दी। गरीबों के लिए जो ये रेहड़ी पट्टी वाले हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। काफ़ी अच्छी योजना है वो। जो ये पटरी लगाते हैं उनको गवर्नमेंट ने पहले 10,000, फिर अगर वो लोन अच्छे से चुका देते हैं उसके बाद 20,000 का भी है प्रोविज़न, और फिर उसके बाद 50,000 का भी प्रोविज़न लगाया है कि जो लोग हैं वो 10,000, 20,000 और फिर 50,000 का लोन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। जो भी लाभार्थी है वो आए बैंक में और ये 10, 20 और 50,000 का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें बैंक उनसे ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है, बस उनके KYC डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इस हिसाब से सरकार ने अच्छी योजना गरीबों के लिए लगाई है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी शहर जो है वो इतिहास से भी पुराना है, हर सभ्यता में इसका जिक्र हुआ है। तो दूरदर्शन आपको आसमान से दिखा रहा है कि जो बदलती हुई काशी है, क्या कहती है विकास की गाथा काशी करी पिछले 9 सालों में। आज शाम 7:30 बजे